दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज की कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है जो मुंबई की रहने वाली है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम चीनी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे बेटे विहान और मेरे नौकर मैकी के साथ रहती हूँ। पेशे से टैरो रीडर हूँ। मैंने ऐसे बहुत से अजीब केस अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी, मगर एक केस जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा था जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। आज मैं वो किस्सा आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम विहान है। मेरा बहुत मन था कि मेरी एक बेटी हो, बिल्कुल मेरी तरह। यही इच्छा लेकर मैं अपनी दोस्त मिस डिसूजा के घर गई जो एक अनाथ आश्रम चलाती थी। जब ये बात मैंने उससे बताई तो उसने कहा कि एक लड़की है जिसकी उम्र 16 साल के करीब है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ। मैंने भी सोचा कि ठीक है, अगर वो बड़ी होती तो मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो मेरे साथ जल्दी ही घुल मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सिया हमारे साथ जल्दी घुल मिल गई। उसे घर आए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। मेरा बेटा विहान स्कूल से घर आया और जब उसे सिया के बारे में मालूम हुआ तो वो नाराज़ हो गया और उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। उसकी नाराज़गी भी वाजिब थी, उसका प्यार जो बढ़ चुका था। इसी नाराज़गी में विहान बाथरूम नहाने गया और गिर पड़ा क्योंकि उसे अकेले कभी भी बाथ नहीं लिया था। मगर उस दिन वो बेहद नाराज़ था। फिर हम सब उसके कमरे में पहुँचे तो विहान बेहोश था। किसी तरह हमने उसे होश में लाने की कोशिश की और तकरीबन 1 घंटे बाद उसे होश आया। विहान के होश में आते ही मैं उसे लेकर एक दूसरे कमरे में गई और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सिया को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने मैकी से पूछा कि ये क्या था मैकी, चीनी माँ क्यों उसे। सिया कुछ और बोलती कि तभी मैकी ने कहा, चीनी माँ विहान की नज़र उतार रही हैं। आप चिंता मत करो, चलो अब खाना खा लो। आपने टेबल पर खाना वैसा ही छोड़ा है। सिया ने कहा, पर चीनी माँ। मैकी, चलो आपके सारे सवालों का जवाब टेबल पर देता हूँ। तब मैकी ने सिया को सारी बात बताई। उसने कहा कि चीनी दीदी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरो रीडर भी। वो आने वाले परेशानियों के बारे में पहले ही जान लेती हैं, लेकिन खुद भी उन चीज़ों में परेशान होकर खुद को परेशानी में कभी कभी डाल देती हैं। लोगों का भला करने के चक्कर में वो खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है विहान बाबा। सिया, विहान वो कैसे। मैकी, हाँ विहान बाबा। जब से आप आई हैं क्या आपने एक बार भी विहान बाबा को बोलते हुए सुना। सिया, नहीं, मैंने तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मैकी, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। सिया हैरान हुई और उसने पूछा, क्या क्या कह रहे हो मैकी। मैकी ने जवाब दिया कि हाँ, विहान बोल नहीं सकते। वो अपनी बात इशारों में समझाते हैं और हमें उनके साथ रहते रहते काफ़ी समय हो गया है, इसलिए हम उनकी बातें समझ जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा। सिया हैरान थी। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, मगर उसे विहान पर तरस भी आ रहा था और हैरानी भी। सिया ने मैकी से पूछा, क्या विहान बचपन से गूंगा है। मैकी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बचपन में बहुत बोलते थे, लेकिन मैंने कहा ना, चीनी दीदी की अच्छाई उन पर ही भारी पड़ गई। सिया, क्या तुम मुझे बताओगे कि बात क्या है, कैसे विहान की आवाज़ गई। सिया और मैकी के बीच में बातें ही हो रही थी कि तभी चीनी वहां पहुंची।
और उसने मैकी से कहा कि तुम खाना लगाओ। सिया और मैकी की बात सुनकर चीनी ने कहा कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि विहान के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार की बात है, तकरीबन 2 साल पहले मैं अपने एक क्लाइंट का केस देख रही थी। मेघा मेरी क्लाइंट, वो गोवा की रहने वाली थी और वर्किंग वुमेन थी, सिंगल मदर भी। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी मेड पूनम रहती थी। वो एक दिन मेरे पास आए और उसने कहा, मैम मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो सब सुपर नेचुरल पावर है। उसने फिर जो कुछ बताया वो सब सुनकर मैं हैरान थी। मेघा ने बताया कि उसके घर में उन दोनों को छोड़कर कोई और भी रहता है और वो एक नहीं बल्कि 2 है। मेरे और पूछने पर उसने बताया कि हर रात जब 2 बजते हैं तब पूरे घर में हलचल होती है। हम दोनों सोए हुए रहते हैं और जब हम दोनों सुबह उठकर देखते हैं तो पूरे घर में चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं। पर ताज्जुब की बात यह है कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर आजकल धीरे धीरे हमारी सेहत खराब हो रही है। मेरी मेड पूनम, हम दोनों ही सिक हो रहे हैं। पूनम मुझे छोड़कर नहीं जा रही है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है। वो मेरे भरोसे जिंदगी जी रही है। मैं आपकी पूरी फीस भरूंगी, आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। मेघा के रिक्वेस्ट करने पर मैं उसके घर गई और पूरे घर को अच्छे से एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मैंने पाया कि उसमें एक औरत की आत्मा है जो अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहती है। मैंने उसके ही घर पर कार्ड रोलिंग करना शुरू कर दिया। कार्ड से मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि उसका नाम अक्साना था और उसका बेटा एलिस। वो आज़ादी से पहले वहाँ रहते थे। आज़ादी की लड़ाई में उनकी मौत हो गई और फिर उनकी आत्मा उसी घर में भटकने लगी। कार्ड रोलिंग के दौरान मुझे अक्साना साफ दिखाई दे रही थी और उसका छोटा बच्चा जो उसके करीब उसके साड़ी के आंचल को पकड़कर खड़ा था, चुपचाप, बेहद शांत। मैंने जैसे ही कार्ड्स बंद किया, मेरे सर में जोरों का दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी जमीन पर गिर जाऊंगी। मैंने खुद को संभाला और सोफे पर बैठ गई। मेघा ने मुझे पानी का ग्लास पकड़ाया और मैंने पानी पिया और मैं वहां से जाने के लिए उठी। सिया ने तभी चीनी से सवाल किया कि क्या फिर आपने मेघा दीदी को बताया कि उनके घर में अक्साना और उसका छोटा बेटा एलिस रहता है जो मर चुके हैं? चीनी, नहीं, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला उसे ये सब बताने का। सिया ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? चीनी ने एक ठंडी सांस भरी और बोली, क्योंकि मैंने जब पानी का ग्लास टेबल पर रखा तो मैंने देखा कि अचानक टेबल पर एक कांच के टेबल से बदलकर एक लकड़ी का नक्काशी भरा टेबल बन चुका है और एक साथ ही पूरा घर आज़ादी के समय में बदल चुका है। मैं घबराई क्योंकि ना वहाँ पर मेघा थी और ना ही उसकी मेड पूनम। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत पुराने ज़माने के कपड़े पहनकर खड़ी थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा बेटा भी गायब था जिसे गोद में लेकर मैं मेघा के घर आई थी। मेरी सांसें तेज होने लगी, मुझे घबराहट होने लगी और फिर मैं वहाँ से उठकर बाहर की तरफ गई। मैंने देखा कि बाहर जहाँ मेरी कार खड़ी थी वहीं अब कार की जगह एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। सब कुछ बदल चुका था और ये बदलाव मेरी जान ले रहा था।
एक तरफ मैं अपने बच्चे को याद कर रही थी और दूसरी तरफ ये सब कुछ मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी भीतर से एक लेडी बाहर निकली। उसने मुझसे पूछा कि आप आज रात यहीं रुक जाइए मिस चीनी, कल सुबह चले जाइएगा। हिंदुस्तानी बागियों ने सारा रास्ता जाम करके रखा हुआ है। अगर आप इस वक्त जाएंगी तो आपको खतरा हो सकता है। मैंने पलटकर उस औरत की ओर देखा तो पाया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि अक्साना ही थी। अक्साना धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैं भी कुछ उससे कह पाती कि तभी अचानक शोर सुनाई देने लगा। दोनों ने पलटकर बाहर की ओर देखा तो हिंदुस्तानी बागी जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे, वो बाहर खड़े थे। उनके हाथों में मशाल थी और तलवारें भी। वो चिल्ला चिल्लाकर बस एक ही नाम पुकार रहे थे, कार्टराइट बाहर निकल। मैंने जब अक्साना से पूछा तो उसने बताया कि उसके पति का नाम कार्टराइट है, जो यहाँ का बैरिस्टर है। उसने आगे बताते हुए कहा कि उसका पति कार्टराइट शहर से बाहर गया है, कुछ आला अफसरों से भेंट करने। उसने हमें सख्त हिदायत दी थी कि हम गलती से भी बाहर न निकले, इसलिए हम 3 दिनों से इसी घर में हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी, मगर उससे ज़्यादा हैरानी की बात मेरे लिए उन बागियों का इस तरह चिल्लाना था। अक्साना जल्दी जल्दी सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने लगी। तभी उसका बेटा, जो महज 5-6 साल का रहा होगा, उसके पास दौड़कर आया और उसने मेरी तरफ देखा और अपनी माँ से पूछा, मॉम, हु इज सी? तब अक्साना ने उसे बतलाया कि कमरे के अंदर वापस चला जा, और वो अपनी माँ की बात सुनकर वापस से दौड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब देखकर मैं बेहद घबरा गई थी। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बल्कि वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं जिस दरवाजे भी जाती वो हिंदुस्तानी बागी वही मसाल लेकर वहीं आ जाते। फिर अचानक एक बागी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वहीं से सारे भीतर आ गए। मैं घबराई एक कोने में दुबक गई। उन बागियों की नज़र मुझ पर पड़ी, मगर उन्होंने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बागी ने मेरे सर पर डंडा मारा, मगर दूसरे ने उसे रोक दिया और कहा कि नहीं, ये हिंदुस्तानी है। इतना कहकर वो सीधा अक्साना पर टूट पड़े। और फिर क्या, देखते ही देखते अक्साना की गर्दन ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। साथ ही उसकी मेड और उसके बच्चे का भी सर ज़मीन पर कटा मिला और वो सभी वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बार ऐसे ही हम लेकर आएंगे आपके लिए और भी ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। मैं कुछ देर तक वहीं एक लोहे की दीवार पर खड़ी रही। मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई थी। मैं पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मेरे कंधे पर किसी के हाथों की नमी पड़ी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि अक्साना ही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसके गले पर कटे का निशान जिससे खून टपक रहा था। उसे देखकर मैं कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी आवाज़ ने मुझे वहीं रोक दिया। उसने मुझसे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें मारने के लिए मैंने तुम्हें समय के पीछे नहीं खींचा, बल्कि मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए।
उसकी बात सुनकर मैं रुकी, मगर मेरे होठों से कुछ निकला नहीं। मैं चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई सीढ़ियों के पास ले गई। वहां जाकर उसने मुझे दिखाया कि उसकी लाश वहीं दफनाई गई है। फिर वो मुझे थोड़ी दूर और लेकर गई और वहां जाकर उसने मुझे बताया कि उसके बेटे की लाश इस जगह दफनाई गई है। फिर तीसरी बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ दूर लेकर आई। तब तक मैं समझ चुकी थी कि उसके साथ रहने वाली मेड की लाश भी शायद यहीं दफन होगी। उसने मुझसे कहा कि उसके पति कार्टराइट ने हिंदुस्तान छोड़ते वक्त जल्दीबाजी में हम तीनों को यहीं दफना दिया था, जिसकी वजह से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। हमें मुक्ति दिलाने का एक रास्ता है और वो है विधिवत हमारा दाह संस्कार। वो तीनों ब्रिटिश राज्य की थी, इसलिए उनका दाह संस्कार भी उनके ही तरीके से करना मुझे सही लगा। मैंने बिना सोचे समझे अक्साना के बातों में हाँ मिला दी, और मगर ये सब मैं अकेले कैसे करती, मुझे खुद भी मालूम नहीं था। जैसे ही मैंने अक्साना से ये कहा कि मैं उन तीनों के शरीर का दाह संस्कार करूंगी, वैसे ही वो वहां से गायब हो गई और मुझे पूरे घर में अकेला छोड़ गई। अब पूरी तरह मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं अंदर से डरी हुई भी थी और परेशान भी, मगर मैंने सोचा कि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं वापस यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगी, और फिर शायद मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ गायब हो गई। मेरे पास अक्साना की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी उन तीनों की कब्र खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन तीनों की लाश मेरे सामने थी। मैंने उन्हें बाहर तो निकाल लिया, लेकिन सवाल अब उठता है कि मैं उन्हें उनकी सही जगह कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैं उस घर से बाहर निकलती तो हजारों सवाल मेरे सामने खड़े हो जाते और शायद उन तीनों की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ही माना जाता। मेरी बात पर फिर कोई यकीन नहीं करता कि मैं एक ऐसी लड़की हूं जो आज़ादी के कई साल बाद पैदा हुई हूं, और मैं किस तरह समय के पीछे आ गई ये कोई नहीं समझ पाता। मैंने उसी घर में रहकर इंतज़ार करने का फैसला किया, मगर मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एक दिन बाद ही मुझे वहाँ से गुजरते हुए कुछ चर्च के पादरी दिखाई दिए। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं दौड़कर उन लोगों के पास गई और सारी बात बता दिया। वो मेरी बात समझ गए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तानी बागी आजकल दंगे कर रहे हैं। उनमें से एक फादर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, हमें दुख है कि तुम्हारी दोस्त अब नहीं रही। तुम फिक्र मत करो, हम उन तीनों के शरीर को गॉड के पास ले जाएंगे। इतना कहकर उन लोगों ने उन तीनों के शरीर को उठाया और चर्च की तरफ ले गए। चर्च से थोड़ी ही दूर पर एक कब्रिस्तान था, जहां पर अंग्रेजों को दफनाया जाता था। इस पूरे प्रक्रिया के साथ उन तीनों के शरीर को दफनाया गया, और जब सब कुछ हो गया तब एक फादर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। उनका ये सवाल सुनकर न जाने मेरे मन में क्या हुआ, मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर वो समझ गए कि मैं बहुत दुखी हूँ, और वो मुझे अपने साथ चर्च लेकर गए। मगर तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। चर्च जाने के बाद जब मैंने यीशु को सामने देखा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई, और मैंने सब कुछ फादर को बता दिया। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए तो उन लोगों को शौक लगा, मगर वो
प्रभु यीशु की मर्जी समझकर इस पर यकीन करने लगे। और फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी और कहा कि मैं इसे चुपचाप बैठकर बस पढ़ती रहूं। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैंने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और आप लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे ये किताब पकड़ा रहे हैं। लेकिन मेरे सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि ये किताब पढ़ती रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। उनकी बातों पर यकीन कर कर मैं वहीं चर्च में एक टेबल पर बैठ गई, उस किताब को खोला और पढ़ने लगी। और सच कहूँ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे मैं वो किताब पढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ रही थी। कुछ समय बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब मेरी आंखें खुली तो मैं मेघा के घर में बैठी हुई थी। मेघा और उसकी मेड पूनम मेरी आंखों के सामने थे और मेरा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो जोर जोर से रो रहा था। मेघा और पूनम की आंखों में भी आंसू थे और आंखें फाड़ फाड़ कर वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरे सर में जोरों का दर्द हो रहा था। जब मैंने अपने सर पर हाथ लगाया तो मुझे खून मिला जो मेरे सर से बह रहा था। वो जख्म तब तक था जब वो हिंदुस्तानी बागी घर में घुसे थे। उन्होंने मेरे सर पर भी डंडा मारा, लेकिन फिर एक लड़के ने उनमें से कहा कि ये हिंदुस्तानी है और वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं समय को पीछे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस तो आ गई थी, लेकिन वो जख्म फिर मेरे साथ वापस आया। वो जख्म उस बात की निशानी है जो मैंने समय के परे जाकर खाई थी। मैंने अपना दर्द भुला दिया, अपने बच्चों को गोद में उठाया और उसे पुचकारने लगी। मैंने ये नोटिस किया कि मेरा बेटा रो तो रहा था मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेघा से पूछने पर पता लगा कि काफी घंटे से इसी तरह ये रो रहा है और जब मैं भागती हुई डॉक्टर के पास गई और चेकअप कराया तो मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे बेटे की आवाज़ जा चुकी है। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे बेटे की आवाज़ वापस आ जाए, मगर सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और मैंने भी ये दर्द अपने सीने में छुपा लिया। ये किस्सा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और भयानक किस्सा था। ये घटना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और जब भी मैं ये किस्सा दोहराती हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।